हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। बेटा, आज का मेरा जो विषय है वो आप सभी के साथ में आपके जो दैनिक जीवन और आपके जो भविष्य में जीवन जैसा रहने वाला है ना, इन दोनों ही चीज़ों को बहुत प्रभावित करने वाला है। आप इसके बाद में शायद मुझे मत सुनना, लेकिन आज का सेशन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सुने। अब मैं आपसे, अगर थोड़ा बहुत भी आप मेंटर या टीचर मुझे मानते हो, आज के 10 मिनट आप मुझे सुन लो और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप सभी के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएँगे। नहीं सुनोगे तो देखो, जीवन जैसा निरस्त आज आपका चल रहा है ना, वैसा ही निरस्त आगे भी चलेगा। कुछ उखाड़ नहीं पाओगे ज़िंदगी में। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नहीं सुनोगे तो नहीं उखाड़ पाओगे, मेरी नहीं सुनोगे तो कहने की बात ये है, जो गलतियाँ आप कर रहे हो ना, वो गलतियाँ सुधार नहीं पाओगे। और बेटा, आज का सेशन जो मैं आप सभी के लिए अरेंज कर रहा हूँ ना, सिर्फ़ इसका एक ही मोटो है, मैं आप सभी को आपके सिलेक्शन के बीच में जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें क्या-क्या हैं, मैं आप सबको अवगत करवा दूँ, ताकि आप सुधार के जो समय बचा हुआ है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, तो आप उसको कर सको। किसी कोचिंग सेंटर, किसी कोर्स वगैरह के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, आप लोग एक्स वाई जेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हो, सामान्यतः अगर मैं बात करूं तो हमारे राज्यों के अंदर जो कोर्स, जो एग्जाम चलते हैं, दो प्रकार के कमीशन, दो प्रकार की एजेंसियां आपका एग्जाम लेती हैं। एक एजेंसी आपका लेती एमपीपीएससी। कुछ एग्जाम होते हैं जो ये एमपीपीएससी कंडक्ट करवाते हैं, और कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं हमारे पास में जिसको सर ये व्यापम कंडक्ट करवाता है। दो प्रकार के एग्जाम होते हैं, एमपीपीएससी के अंतर्गत होते हैं, कुछ कुछ व्यापम के अंतर्गत होते हैं। कुल मिलाकर के एग्जाम की बात करें तो पुलिस के एग्जाम से लेकर के और टीचिंग के एग्जाम्स, जिसके अंदर टीजीटी, पीजीटी, वर्ग एक, वर्ग दो जिसको आप लोग बोलते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट का एग्जाम, नेट का एग्जाम, ये सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं। और आप भी मोस्टली बच्चे जो मुझे सुन रहे होंगे, वो सारे के सारे एस्पिरेंट इन्हीं में से किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले होंगे। तो शुरू करते हैं। आप सभी अगर इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो फिर मैं आप सभी के लिए आज बात कर रहा हूँ। और ये समझना कि आप लोग अपने घर पे अपने बड़े भाई या अपने माता पिता की बातें सुनते हो, जैसे डिस्कशन होता है कुछ, और उसमें से कुछ बातें ऐसी होती है कि जो हमारे जीवन के लिए अच्छी होती, वैसा ही मुझे समझना। ऐसा ही आप लोग फील करना कि मैं घर पे बैठा हूँ आप सभी के साथ में, और हम लोग बातें कर रहे हैं, और उसी बातों के बीच में बस मैं कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि जीवन का जो निकट भविष्य में आपका फेज आने वाला है वो अच्छा हो, सुदृढ़ हो, उस प्रकार का ना हो जिस प्रकार के आपने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं करी है। ठीक है भाई। देखो भाई, आप लोगों ने, मान लेता हूं कि आज आप लोगों ने एक टारगेट बनाया। आज आप लोगों ने एक टारगेट बनाया कि भाई मुझे ये फलाना फलाना एग्जाम क्लियर करना है। ये एग्जाम आपका एमपीपीएससी के अंतर्गत कोई हो सकता है, जैसे सेट का हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो गया, साइंटिफिक ऑफिसर हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स हमारे कंडक्ट कराए जाते हैं। या व्यापम के अंतर्गत हो सकता है बच्चे, वर्ग दो, वर्ग एक, कोई भी एग्जाम हो सकता है, पुलिस का एग्जाम हो सकता है, जेल प्रहरी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने आज टारगेट बनाया एग्जाम का। अब आप लोग एग्जाम का जैसे टारगेट बनाया कि भाई फलाने फलाने फॉर्म आने वाले हैं हमारे सामने, और इस फॉर्म को हमें भरना है, और इस फॉर्म को भरने हमें हमें जॉब मिलेगी जिसकी हम तैयारी करेंगे। अच्छा, जैसे ही फॉर्म भरते हो या एग्जाम का टारगेट बनाते हो, सबसे पहला काम आप क्या करते हो पता है? आप लोग सबसे पहला काम करते हो कि सर कोई जेन्यून सा कोचिंग सेंटर मिल जाए, और ये जेन्यून सा कोचिंग सेंटर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा दे। तो मैं एक बार बता दूं आपको, कोई कोचिंग सेंटर जेन्यून नहीं होता है। सबसे पहली बात अपने दिमाग में डाल लो। कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी मेरे भाई, जेन्युइन नहीं होता है। कोई भी कोचिंग सेंटर ये सोच करके अपना कोचिंग सेंटर नहीं चला रहा होगा कि भाई उस डिस्ट्रिक्ट के उस गांव से ये वाले बच्चे ने हमारा कोर्स लिया है, तो आज हम इस बच्चे को कैसे समझाएं। कोचिंग सेंटर एक ही चीज पे चलता है, वो बिजनेस है। बिजनेस है तो उसको पैसा कमाना है। पैसे कमाने के लिए अगर आपको संतुष्ट करना होगा तो आपको संतुष्ट किया जाएगा। उसको लग रहा होगा कि इस बैच वाले बच्चों को संतुष्ट करने की आवश्यकता है, तो आपको संतुष्ट नहीं किया जाएगा। आप लोग क्या सोच रहे हो? गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, का है क्या गुरु जी, का है क्या गुरु जी? बता सकते हो मुझे एक रीजन? गुरु जी का मतलब क्या होता है? एक रीजन बता सकते हो क्या? तुम्हारे पास एक भी रीजन नहीं है, बस तुम्हें क्या है, तुम्हें बस ये एग्जाम क्रैक करना है। बना लिया गुरु जी, किसी कोचिंग सेंटर वाले को पकड़ लिया। क्यों मेरे भाई, आवश्यकता क्या पड़ी? ये गलत स्टेप है तुम्हारा, सबसे पहला स्टेप ये गलत है। उसके बाद तुम क्या करते हो? कोचिंग सेंटर ने जो पढ़ाया है उसको तुम्हें, वो तुम्हें सही भी लग सकता है, तुम्हें गलत भी लग सकता है। और इसकी कोई परिभाषा नहीं कि कोई कोचिंग सेंटर सही है कि गलत है। कोई परिभाषा नहीं है। 50 बच्चों को जो कोचिंग सेंटर को ये अच्छा लगता है,
100 बच्चों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाएगा उस बात का। अल्टीमेटली आपने जहां पैसे दिए, आपके पैसे तो वहां चले गए हैं। अब करते रहो जज, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद में अब आप सेटिस्फाई थे या डिससेटिस्फाई थे, क्या थे, डजेंट मैटर। कुछ बच्चों का सिलेक्शन होगा, कुछ बच्चों का नहीं होगा, और जिनका नहीं हुआ ये बच्चे फिर से कोचिंग सेंटर पकड़ेंगे, फिर से एक अगला एग्जाम आएगा, फिर से टारगेट करेंगे, फिर से कोचिंग सेंटर पकड़ेंगे, फिर से वही चलेगा। उनको लगेगा गुरुजी कोचिंग सेंटर चला रहे हैं अपना, क्योंकि गुरुजी ने कोचिंग सेंटर नहीं चला तो वो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो फिर आप लोग भी नहीं मिलोगे। कहीं ना कहीं बातें ऐसी हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कोचिंग सेंटर वाला हमेशा करेगा, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बच्चे को हमेशा करनी पड़ेंगी। दोनों चीजें जब बैलेंस होंगे ना, तभी कोचिंग सेंटर भी चलेगा और तभी आपका सिलेक्शन भी होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग जैसे ही फॉर्म भरा, एग्जाम टारगेट निकला, अब हम लोग हर चीज के लिए कोचिंग सेंटर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। कैसे कैसे क्या डिपेंडेंट होते हैं? सबसे पहली बात कि मान लीजिए अभी आपने जो एग्जाम को टारगेट किया है ना, आपको लग रहा है सर कि आप क्या कहोगे, कोचिंग सेंटर से पूछोगे सर फॉर्म कितने आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप कोचिंग सेंटर से पूछोगे कि सर वैकेंसी कितनी आएंगी। तीसरी बात, फिर आप टीचर से पूछोगे सर मेरी ये वाली क्वालिफिकेशन है, क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। चौथी बात आप पूछोगे सर ये हमारा टारगेट है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ये चीजें आप लोग पूछने वाले हो। आप कोई भी टीचर हो, आप सबसे यही पूछोगे, है ना, यही होता है ना। आपने जैसे ही, आपको कोचिंग सेंटर मिला किस लिए था? आपको मिला था सिलेबस करवाने के लिए, लेकिन आप लोग, सिलेबस तो आपके लिए सेकेंडरी है, ये बातें आप सभी के लिए प्राइमरी हो जाती हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढते 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 बच्चे, आपको बहुत सारा समय निकल जाता है, और उसके बाद में जब समय निकल जाता है, फिर ना तो कोचिंग सेंटर आपको दिखाई देता भविष्य में कभी, क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ तो कुछ तो करोगे, कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करते मिलोगे, वहां ना तो कोचिंग सेंटर तुम्हारे साथ होगा, और पेरेंट्स ने तुम्हें फीस दी थी, पेरेंट्स ने तुम्हें भरोसा दिया था कि बेटा पढ़ ले, तुमने क्या किया, तुम कोचिंग सेंटर में तुम्हें करना था सिलेबस, तुम पूछ रहे हो उनसे ये वाली बातें, तुम 2-2 महीने ये बातें पूछते फिरते हो, एग्जाम की लास्ट डेट कब है सर, फॉर्म कब आएंगे सर। तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम्हारे सामने कोई कोचिंग सेंटर खड़ा है, तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम्हारे सामने कोई कोचिंग सेंटर खड़ा है, वो तुम्हारी इन समस्याओं के लिए ही, इनमें से एक भी समस्या के लिए नहीं है, वो इनमें से तुम्हारी एक भी समस्या को सोल्व नहीं करेगा। बाकी बता देते हैं यूट्यूब पे, ठीक है भाई, सबको अपना लगता है कि वीडियो चलेगी तो कोर्स में एडमिशन होंगे, सब बोल देते हैं, इसलिए वो लोग ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं। लेकिन जब सच में किसी बच्चे को आवश्यकता होगी ना, उन्होंने वीडियो बना दी ठीक है, लेकिन सच में आपको जिस दिन आवश्यकता होगी ना, इनमें से आपकी एक भी बात का जवाब क्या, आपके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया जाएगा। आप इन सारी बातों को छोड़ के आप किसी भी कोचिंग सेंटर के नंबर पे एक मैसेज डालना, सर मुझे फलाना कोर्स लेना है, तुरंत मैसेज आएगा। इनमें से किसी बात का नहीं आएगा, तुरंत मैसेज आएगा। अब कहोगे सर इसमें गलती किसकी, कोचिंग सेंटर हमारी। सुन लो एक बात, तुम गलत हो, तुम गलत हो, सच में गलत हो। तुम लोग जिस चीज के लिए कोचिंग सेंटर पे डिपेंडेंट होते हो ना, वो काम कोचिंग सेंटरों का है ही नहीं। वो तो फिर भी कर देते हैं, वो लोग वीडियो वगैरह बना के डाल देते हैं, क्योंकि कोर्स भी तो सेल करने हैं, ठीक है सर, अच्छी बात है। लेकिन तुम क्यों इतने अशिक्षित हो भाई? आज के समय पे, सोशल मीडिया के टाइम पे, तुम सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, इंटरनेट चलता है तुम्हारे मोबाइल में, तुम क्यों इन बातों के लिए उन पे डिपेंडेंट हो यार? तुम क्यों समय खराब करते हो? तुमने कोचिंग सेंटर को पैसे दिए इस काम के लिए, तुम 2 महीने खराब कर रहे हो इन चीजों के ऊपर उनसे पूछने में, सबसे पहली बात तो। और फिर कहते हो सर सिलेक्शन कैसे होगा हमारा। सिलेक्शन का पहला काम तो तुमने गड़बड़ कर दिया, तुमने ये काम के पैसे दिए थे, काम कर रहे हो ये, फिर गाली देते हो उन लोगों को। सुन लो एक बात मेरी भाई, क्या करना है, सबसे पहला काम सुन लो। पहली बात ये होती है सर कि भाई हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, उसका सिलेबस क्या है सर, उसका सिलेबस हमें पता नहीं लग रहा क्या है सर, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है सर, हम एलिजिबल हैं कि नहीं है उस एग्जाम के लिए, क्या करें हम सर उसके लिए। भाई इनके पास मत जाओ, ये तुम्हें तभी बताएंगे जब इनको लगेगा कि बताने से कोर्स सेल होगा। सबका ऐसा ही सीन है भाई, सब अपने आप में इतने बिजी है ना कि कोर्स सेल होने के टाइम पे तुम सबके पास आ जाएंगे, अदरवाइज इन सबसे कुछ भी नहीं होना तुम्हें। तो सर हम कहां से पता करें सर, हमें नहीं पता, नहीं निकालना आता सिलेबस, सीख लो ना। 1 मिनट दे सकते हो मुझे? दे दो 1 मिनट, आ जाओ 1 मिनट दे दो। कोई भी फॉर्म आया है कि नहीं, किसी भी फॉर्म की वैकेंसी आई है कि नहीं, कब लास्ट डेट है, कब शुरू होंगे, सुन लो कैसे निकालते हैं। ये गूगल पे जाना है,
गूगल पे चले गए मेरे भाई, गूगल पे जाकर के आप सभी को सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है। सर्च कैसे करोगे आप? गूगल पे जाकर के सर गूगल पे खोला अपने मोबाइल में, ऐसे सर्च बार का ऑप्शन आएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो कि आप कोई एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो। आपने क्या करना पता है? एमपीपीएससी स्पेस ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल वेबसाइट, बात खत्म। इतना सा लिखना है गूगल पे जाकर के। ये कर दिया सर्च, ये मैंने एमपीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर दिया, ये मेरे पास में कुछ रिजल्ट आ गए। मैं कोई भी इनमें से खोल के देख लेता हूँ। एक बार पहले वाला ऑप्शन मैंने खोल लिया, देख लेता हूँ वेबसाइट खुलती है कि नहीं। मैंने पहले वाले लिंक पे क्लिक किया, ये मेरे पास एमपीपीएससी की साइट आ गई, जिसके अंदर हमें क्या मिलेगा भाई? एमपीपीएससी की सारी जानकारी मिलेंगी। अब कहोगे सर ये तो बहुत सारी चीज आ गई, हमें तो सर क्या जानना था? हमें तो सर एक ही चीज जाननी थी कि हमारे फॉर्म आए हैं कि नहीं, लास्ट डेट कब है। ये देखो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, कर दो क्लिक। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद में ये तुम्हारे पास में सारे नोटिफिकेशन आ गए जो गवर्नमेंट ने अभी फॉर्म निकाले हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर क्लियर शब्दों में लिखे हुए हैं ये जो चीजें हैं कि लास्ट गवर्नमेंट ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है किसी वैकेंसी के बारे में, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लिक हेयर पे करोगे खुल जाएगा। जैसे आजकल बच्चे अधिकतर क्या कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे है ना आपके जैसे साइंटिफिक ऑफिसर का अभी आया है, तो देखो दिख रहा है आपको साइंटिफिक ऑफिसर, उसका एडवर्टाइजमेंट पूरा दिख रहा है। कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा? जैसे मान लो ये साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स का है, मैंने खोल दिया इसको, क्लिक हेयर कर दिया। खोलते ही साथ मेरे सामने क्या आ गया पता है? एक सेकंड, ये मैंने खोला सर, इसको खोलते ही साथ में मैंने ओपन कर दिया। इसको ओपन करते ही साथ मेरे सामने क्या आ गया? मेरे सामने एक ही चीज आ गई कि सर देखो ये जो कमीशन ने नोटिफिकेशन दिया था ना, ये आ गया, ये रहा पूरा। अब इसमें देखो परीक्षा तिथि 22/11 है, प्रवेश पत्र 12/10/11 को मिलेंगे आपको, है ना। और ये ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे? 21 से लेकर के 21 मई से लेकर के 27 मई तक भरे जाएंगे, है ना। कब? विलम्ब शुल्क 3000 के साथ में। और 28 मई के बाद में अगर आप 28 मई से लेकर के 28 आप लगभग अक्टूबर तक भरोगे तो आपको 25,000 के साथ भरने पड़ेंगे। लिखा आ गया। बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारी वीडियोज के नीचे आकर के कोचिंग सेंटरों की वीडियो के नीचे पूछ रहे हैं सर डेट निकल गई क्या? भाई तुम्हें दिक्कत क्या है यार? तुम ये बताओ। तुम्हारे माँ बाप तुमसे ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतने साल स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, और तुम लोग ये चीज हमसे पूछने आ रहे हो? भाई मेरे से पूछ लो यार, ठीक है। मैंने तो एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा, भाई दिक्कत हो तो पूछ लो, जितनी मेरी क्षमता होगी मैं जरूर रिप्लाई करवाता हूँ। 99% मेरे रिप्लाई जाते हैं बच्चों को। मुझे पता है तो हाँ बोल देता हूँ, नहीं पता तो ना बोल देता हूँ, लेकिन रिप्लाई जाता है। तो भाई इस काम के लिए तुम क्यों भटक रहे हो? दिक्कत ये नहीं कि आप कोचिंग सेंटरों से क्यों पूछो, दिक्कत ये है कि उनके चक्कर में समय क्यों खराब करते हो भाई? वो अपना काम कर रहे, तो अपना काम करो ना यार। तुम लोग हर चीज के लिए पीछे पड़ जाते हो किसी के भी, और तुम जिसके पीछे पड़े हो वो है ही नहीं तुम्हारा, वो अपने काम का है, अपने बिजनेस का आदमी है भाई, तुम्हारा क्यों करेगा काम? मेरे भाई थोड़ी सी तो बुद्धिमत्ता लगा लो यार। तुम लोग कैसे प्रिपरेशन, अब तुम बन गए कुछ भी तो तुम अपने बच्चों को क्या ज्ञान दोगे? तुम्हें खुद ही नहीं है ज्ञान। और ये बात ईगो पे मत लेना, जिस बच्चे को ये ज्ञान हो, जिस लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन में देखता हूँ मेरे बच्चे बहुत पिछड़े वर्ग से भी हैं, बहुत दूर के क्षेत्र से जाते जनजाति क्षेत्रों से हैं, जहाँ पे इतना ज्यादा सुविधाएं नहीं है, मेरे बच्चे वहां से भी आते हैं। तो मैं बहुत परेशान होता हूँ बच्चों को लेकर के, तो इसलिए मुझे लगा कि यार पहले मैं एक सेशन इसी पे बनाता हूँ मेरे भाई। आज सीख लोगे जो सब कुछ सिखा दूंगा तुम्हें, चेक करना। तो मेरे भाई देखो ये पूरा नोटिफिकेशन आ गया, इसमें तुम्हारी एलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है कि भाई कौन फॉर्म भर पाएगा, लेकिन तुम्हारे पास टाइम तो हो इसको पढ़ने का। तुम लोग तो बस सीधे रेल में बैठ लेते हो, ये राजधानी एक्सप्रेस में बैठ लिए, सीधा तैयारी करो, पार्थ चलो गाड़ी को ले चलो तैयारी की तरफ। पढ़ाई नहीं कभी तुम नहीं है, क्यों दिक्कत है? ये देखो पात्रता मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन में क्या चाहिए, मास्टर्स में क्या चाहिए, सब कुछ लिखा है। एक एक चीज भाई यहाँ खोल खोल के बताई है यार। इसी को पढ़ते कोचिंग सेंटरों वाले तुम्हारे लिए यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, व्यूज पाते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, जबकि वो होना ही नहीं चाहिए। यूट्यूब पे तो तुम्हें वो क्लास देखनी चाहिए जो कि कुछ कंटेंट पढ़ाया गया हो या एमसीक्यू करवाए गए हो। तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, किसी भी कोचिंग सेंटर की वीडियो उठा लो, सबसे ज्यादा व्यूज वहां मिलते हैं जहां पे ये चीजें हैं जो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं। कमीशन ने तुम्हारे लिए वेबसाइट बनाई थी, काम टीचर कर रहे हैं उस पर, और टीचरों का काम जो है उसमें टीचर मोस्टली आपके विफल हैं, आपको वो सिखा ही नहीं पा रहे जो आपको सिखाना था। क्यों? तुमने उनकी ये वीडियो देख देख के उनको फेमस कर दिया, और जो पढ़ाने का काम था वो सेकेंडरी हो गया। अपने जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी जो सिचुएशन है अभी।
तो भाई पूरा पढ़ो, परीक्षा कब होगा, परीक्षा के नियम क्या, परीक्षा में क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने पड़ेंगे, कितनी पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं, ये देखिए मेरे भाई सारी बातें लिखी, सैलरी क्या है, सब कुछ है। और ये कोई एक वैकेंसी की बात थोड़ी है मेरे भाई, जितनी वैकेंसी निकलती हैं सबके लिए है, इंटरव्यू में क्या होगा ये सारी डेट फिर से दे रखी हैं। ऐसे ही हर एग्जाम के लिए दिया गया आपको। अच्छा आप कहोगे सर हमें सिलेबस तो नहीं मिला, सर यहाँ पर आपने जो बताया है उसमें सिलेबस नहीं, सब कुछ है इसमें नोटिफिकेशन में, इस नोटिफिकेशन में सब कुछ मिलेगा, और एक में नहीं मिला तो दूसरा नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। सारी बातें दे रखी है, ये देखिए मेरे भाई सारी बातें दे रखी हैं, सब कुछ कैसे चेकिंग होगी, आप दोबारा किस बात के लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हो, गलत आंसर के लिए कर सकते हो, और आपके लिए जो एग्जाम के अंदर बच्चे कुछ भी चीज है, नंबर का सिस्टम लगा लो, कुछ भी लगा लो यार, सब कुछ तो है भाई। लेकिन तुम पता नहीं क्या करते हो, पता लग गया कि कैसे चेक करना होता है। ऐसे ही जो बच्चा व्यापम की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा व्यापम की तैयारी कर रहा है व्यापम वाली वेबसाइट पे जाकर के कर सकता है। ये मैंने पीएससी बताया, ऐसे लिख दो व्यापम ऑफिशियल साइट, आप मध्य प्रदेश के हो तो मध्य प्रदेश वाली आ जाएगी, आप लोग छत्तीसगढ़ के हो छत्तीसगढ़ वाली आ जाएगी, अपनी वेबसाइट पे कर दो छत्तीसगढ़ ऑफिशियल वेबसाइट लिख दो व्यापम, छत्तीसगढ़ व्यापम की आ जाएगी, सारी चीजें हैं यार, ये देखो। अच्छा आप कहोगे सर जी हमें तो प्रीवियस ईयर पेपर लेने हैं, वो तो कोचिंग सेंटर वाला ही देगा, आ जाओ, क्या है टेंशन लेते हो मेरे भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग ये लो, तो प्रीवियस ईयर पेपर निकालना है, ये प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, क्लिक कर दो, क्लिक करते ही साथ अब कौन से एग्जाम के निकालने हैं भाई, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम हुआ था 25 में वो निकालना है, या सेट का 25 में हुआ था उसके एग्जाम के कौन से एग्जाम का चाहिए तुम्हें पेपर, पिछला पेपर, ये सारे हैं यार। ये तुमने कहा नहीं सर हमें तो जो एग्जाम निकालना, देखो यहाँ पे लाइफ साइंस का निकालना है, क्लिक कर दो मेरे भाई, ये ओपन कर दिया मैंने, क्लिक करते ही मेरे सामने वो पेपर, ये लो ये पेपर आ गया पूरा जो हुआ था, ये लो 25 में जो पेपर हुआ था पूरा आ गया सर। अब बताओ ये लो, ये सारे क्वेश्चन आ गए दोनों लैंग्वेज में। लेकिन नहीं सर हमें तो कोचिंग सेंटर वाले से पूछना, इतनी मेहनत कौन करे सर, भाई निपट जाओगे भाई, जिंदगी में यहीं भटकते रह जाओगे। कोचिंग सेंटर अलग काम के लिए, तुम लोग अलग काम यूज कर रहे हो, असिस्टेंट मैनेजर है, रजिस्ट्रार के फॉर्म है, माइनिंग ऑफिसर है, सारे के सारे हैं यार। अब तुम कहोगे सर हम रिजल्ट कैसे निकालें, ये रिजल्ट लिखा हुआ है, ले लो रिजल्ट, ले लो रिजल्ट निकालना हो यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन समय देना पड़ेगा थोड़ा। ये देखो सारे रिजल्ट आ गए, रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ गया है ना, ये फॉरेस्ट सर्विस का आ गया, इंस्पेक्टर का आ गया, सेट का रिजल्ट का आ गया मेरे भाई, सारे सब्जेक्ट लिखे हुए किसका चाहिए तुम्हें। तो पहली बात तो यार ये चीज तुम खुद करना सीखो, इसके लिए डिपेंडेंट मत रहो किसी के ऊपर भी, ये चीज खुद करोगे तभी काम चलेगा, नहीं तो मेरे भाई उसके बिना कुछ नहीं चलना है। पहली बात तो हुई ये, भटकना छोड़ो। तुम लोग 3-3 दिन इंतजार करते हो, मैसेज डाल के कोचिंग सेंटरों के कमेंट सेक्शन भर देते हो, 10 कोचिंग सेंटरों के कमेंट सेक्शन भर देते हो, टाइम खराब क्यों भाई। एक ही बार में वेबसाइट पे जाओ, वहां सब कुछ है, चेक करो, नहीं मिले तो हमारे जैसे व्यक्ति भी हैं, पूछ लो हमसे। लेकिन ये नहीं कि सब पे जाकर के कमेंट कर रहे हो, आंसर कुछ आ नहीं रहा। ठीक है सर, ये पहला थीम था जो आपको सुधार करना भाई, अपने अंदर तुम्हें अपने अंदर सुधार करना है। इसके बाद में दूसरी चीज सुन लो, दूसरी चीज है तुम कहते हो सर जी बताइए, हम है ना ये फलाने फलाने एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम की तैयारी कैसे करें। भाई साहब जो सिलेबस भी इसी वेबसाइट पे दिया होता है, जो मैंने बताया सिलेबस का ऑप्शन अलग से आता है, या फिर जो रूल बुक दी होती है रूल बुक में लिखा होता है पूरा सिलेबस, तो मेरे भाई वहां पे आपका सिलेबस दिया होता है, सिलेबस को डाउनलोड करो, उसमें जो भी यूनिट आपको दे रखी सारे यूनिट का प्रिंट निकलवा लो, यूनिट वाइज अपनी तैयारी शुरू करो। तैयारी कैसे करें भाई, ठीक है अब काम आता है कोचिंग सेंटरों का, कि भाई तैयारी के लिए जो यूनिट है ना, अब कोचिंग सेंटरों के पास जाओ और एक बुक खरीद दो एमसीक्यू की। मैं तो कहता हूँ कितनी घटिया से घटिया बुक खरीद लो एमसीक्यू की, वो बुक खुद से लगाना शुरू कर दो। कितने भी बड़े कोचिंग सेंटर से पढ़ लेना, खुद से कोई बुक अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो कुछ नहीं होने वाला। कई बार ऐसा जरूर हो जाता है कि सिर्फ बुक करने से काम बन जाता है, लेकिन ये बात 1% बच्चों के साथ होती है। आप अप्लाई मत करना, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और सेल्फ स्टडी वाले बच्चे सुन लो मेरे भाई, सेल्फ स्टडी ठीक आप कर रहे हो, लेकिन रिस्क में मत डालो किसी जॉब को। किसी टीचर से पढ़ने के बाद आपको कमी तो नहीं होगी, बढ़ेगा ही आपका नॉलेज। टीचर से पढ़ने के बाद नॉलेज बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा भाई। तुम लोग यार पता नहीं क्यों टीचर का कोर्स लिया, फिर पहले 10 दिन उसको जज करोगे। तुम्हें चाहिए था पहले 10 दिन पढ़ना, तुम जज करने में तुल गए। करते रहो, क्या निकाल लोगे, क्या बिगाड़ लोगे किसी का, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपना बिगाड़ लोगे बहुत सारा काम। क्यों बिगाड़ना भाई, इतनी
आसान चीज थोड़ी है यार अपना जीवन खराब करना, समय खराब करना। माता पिता ने कहा था बेटा ये ले 2,000 रुपए कोर्स ले लिया। अब तुम माता पिता को नहीं पता, तुम लोग कह रहे हो फलाना मास्टर फ्रॉड है, फलाना मास्टर ये है। भाई यार पढ़ लो, हो गया बहुत कुछ यार। कोई कहता वैकेंसी आएंगी नहीं, ये मास्टर वीडियो क्यों बना रहा है? तुम्हें आपत्ति हो रही मास्टर के वीडियो बनाने में कि वैकेंसी आएंगे नहीं। कोई कहता मास्टर जी आप आंदोलन में शामिल नहीं थे। मेरे भाई मास्टर को अपना घर नहीं चलाना है क्या? मास्टर का काम एक निर्धारित किया गया समाज में, वो उसका काम है पढ़ना। और तुम्हें लग रहा है कि मास्टर तुम्हें आंदोलन में जाए, तो एक बार डाटा उठा के देख लो, जितने मास्टर आंदोलन में गए हैं ना, अगर तुमने उनके कोर्स परचेज किए हैं तो मुझे बता दो एक बार कौन सा कोर्स बढ़िया था। पढ़ाने वाला पढ़ाने का ही काम अच्छा कर सकता है, और जो आंदोलन कर रहा है वो आंदोलन ही अच्छा कर सकता है। पढ़ा फिर अच्छा नहीं पाएगा आपको वो। सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। जो पढ़ा करके अपने अपने दाल रोटी का खर्चा चला सकता है बेटा, वो आंदोलन नहीं करेगा, आप भी नहीं करोगे। हाँ, हमारे हक की कोई बात ऐसी हो कि शिक्षकों के लिए ही कोई बात ऐसी हो तो शिक्षक आंदोलन करें। बच्चों के हित की बात हो तो बच्चे भी करें। शिक्षकों से ज्ञान लें, गाइडेंस लें, सर कैसे करें। और जहां शिक्षकों को लगता है कि आपके साथ शामिल होना होंगे, बट बेटा आप ये एक्सपेक्टेशन मत करो कि टीचर इकट्ठे होकर किसी मैदान में आपको बुलाएंगे आ जाओ बेटा घर से बाहर। अगर बुला रहा है ना बेटा, तो उसका घर उसी चीज से चल रहा है। समझ लो, मैं बता रहा हूँ आप सभी को। पढ़ाने वाला केवल पढ़ा पाएगा आपको, केवल पढ़ा पाएगा बेटा, पढ़ा के सहायता कर पाएगा आपके। आप पढ़ा के जो सहायता कर सकता है ना, आप उसके आंदोलन में सहायता मांगते हो क्यों भाई? और ऐसा नहीं कि किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होते। एग्जाम में 10 वैकेंसी होती तो भी सिलेक्शन होते, 500 होती तो भी होते हैं। आप ना तो 500 में हो पा रहे हो, ना 7 में हो पा रहे हो, ना 10 में हो पा रहे हो, ना 20 में, ना 50 में। कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना मेरा भाई। सिलेक्शन लेने वाला ले गया, रहने वाला रह गया। करते रहो आंदोलन, आंदोलन खेलते रहो। तो भाई पढ़ाई पे फोकस कर लो यार। बहुत टाइम हो गया भाई, घर वाले उम्मीद लेकर के बैठे हैं, साल 2 साल है तुम्हारी फीस भर रहे हैं, 10 कोचिंगों में फीस दे चुके हो, लेकिन लक्षण फिर से यही कर रहे हो तुम लोग। तो मेरी बात को बच्चाई को पे मत लेना जो ऐसा नहीं कर रहा है। एक आधा % ऐसा बच्चा भी है, लेकिन बहुत सारे मेरे बच्चे सिर्फ भाई नहीं, गाइडेंस नहीं होने के कारण इस चक्रों में फंसे हुए हैं। भाई जो भी कोर्स तुमने 1 रुपए का भी कहीं से लिया है ना, आज से जीवन में इस बात को बैठा लो कि उस कोर्स को पूरा करके फिर बुराई करनी है। जब तक वो कोर्स पूरा नहीं होता तब तक बुराई नहीं करनी है। जब तक वो कोर्स पूरा नहीं होता कुछ नहीं करना, पहले पूरा करो। अगर तुम कोर्स पूरा करने से पहले ही बुराई कर रहे हो ना, फिर इसका मतलब तुम वैसे पढ़वाना चाह रहे हो टीचर से जैसा तुम चाहते हो, जैसा टीचर चाहता है, जैसे टीचर को अपना पता है, टीचर से तुम वैसे नहीं पढ़ना चाह रहे। और वो जिंदगी में आज तक तो पॉसिबल हो नहीं पाया। अगर मैं चाहूं कि मेरे भाई तुम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाओ, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम कभी नहीं बन पाओगे। तुम बनोगे वही जो तुम्हारी पोटेंशियल है, जहां पे तुम काम कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन हमारे, अब एक्सपेक्टेशन क्या जाता है भाई, कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन एक्सपेक्टेशन तुम लोग बहुत रखते हो सबसे कि वो वैसे करा दे जैसे हम चाहते हैं। तो अगर कोई टीचर ने तुम्हें कंसेप्ट समझाया, उसमें एक टर्म तुम्हें समझ में नहीं आई ना, तुम पता क्या करते हो, तुम उस टर्म को लेकर के टीचर को बोलते हो सर अच्छे से पढ़ाओ। भाई तुम्हारे हाथ नहीं कि पैर नहीं है, तुम्हारी आंखें नहीं, क्या नहीं है, मोबाइल है ना हाथ में। टर्म समझ में नहीं आई तो जा करके भरो इंटरनेट पे, उसके बारे में 10 मिनट दो, 50 बातें निकल के आ जाएंगी। क्यों नहीं समझ में आएगा? नहीं नहीं, तुम्हें तो चाहिए वहीं से। ये कभी पूरा नहीं होएगा। तुम ये एक्सक्यूज करते रहोगे ना, तो 1 लाख फॉर्म भरते हैं तो वैकेंसियां 100-200 होती हैं, तो जिसने एक्सक्यूज नहीं दिया वो 100-200 वैकेंसी ले जाता है। तुम लोग करते रहो, बाकी के जो 99,000 बच्चे हैं 1 लाख में से, उनके अंदर पड़े रहो तुम। आज भी सोच लो, ऊपर वाले बच्चों में आना है तो लक्षण भी वैसे ही करने पड़ेंगे। और मैं एक चीज कह देता हूं कि जब भी आपको लगे सर ये कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि तुम क्या करो। तुम्हारा नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि तुम लोग फिर से गूगल पे जाओ। सबसे नैतिक कर्तव्य यही है मेरे भाई, फिर से जाओ गूगल पे जाके खोल लो, और जा करके खोलने के बाद में तुम्हें एक ही काम करना है मेरे भाई, ये इसको हटा करके और सामने लिखना है चैट जीपीटी होता है क्या, जो भी होता है वो, ये लो भाई चैट जीपीटी लिखो और इस भाई साहब को अपना काम करने दो। ठीक है, तुमने कहा सर मुझे एक टर्म समझ में नहीं, ये मैंने चैट जीपीटी खोल लिया मान लो, ठीक है, ये मैंने खोल लिया। अब तुमने कहा सर मैं टीचर से कंसेप्ट पढ़ रहा था तो मुझे सर बात समझ में नहीं आई टीचर की, एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया। कौन सा? कोई भी हो सकता है। आप कहोगे सर मुझे एक टर्म है लार्वा, मुझे सर लार्वा समझ में नहीं आई, ये क्या होता है ना?
तो भाई तुम्हें अगर लार्वा समझ में नहीं आए, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे यही लिखना है कि लार्वा को ईज़िली समझा दो, ईज़िली समझाओ। सब अपने-अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कर सकते हो। लार्वा को ईज़िली समझाओ लिख दिया भाई। जो लैंग्वेज तुम्हारी उस लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? तो अब ये चैट जीपीटी अपना काम करेगा, सोचेगा, थोड़ी देर सोच-साच के लिख देगा। ये कहेगा लार्वा किसी जीव के जीवन का शुरुआती रूप होता है जो कि अंडे से निकलने के बाद दिखाई देता है, बाद में बड़ा होकर के वो वयस्क बनता है। जैसे तितली का लार्वा होता है, कैटरपिलर होता है। ऐसे समझा देगा भाई, कई रिस्पॉन्स देगा यार, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी लैंग्वेज में देगा। नहीं, नहीं, मास्टर अच्छा नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मुझे वो टर्म समझ में नहीं आई। ये बहाना किसको दे रहे हो यार? किसका क्या बिगड़ रहा है? बिगड़ तो तुम्हारा रहा है। जीवन तुम्हारा जा रहा है, समय तुम्हारा जा रहा है, सब कुछ तुम्हारा जा रहा है। लेकिन नहीं, एक्सक्यूज़ तुम्हें किसी और को देने हैं। भाई जब तुम्हारे पास सब कुछ सॉल्यूशन है यार, यही तो चीज़ है। कोई बुक खरीदते हो, तुम्हें लग रहा है सर बुक में सॉल्यूशंस नहीं है। भाई सॉल्यूशंस नहीं है ना, बुक की पीडीएफ बनाओ फ़ोटो खींच के। एक तुम्हें एक स्कैनर बताता हूँ, सुन लो, जो बहुत ईज़िली तुम्हारी पीडीएफ बना देता है। ये भी सुन लो आप लोग। ये है, जीनियस स्कैनर डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में, जीनियस स्कैनर। इससे पीडीएफ बनाओ, क्रॉप भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप उतना ही उठाएगा जितना पेज है। पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल में रखो, पीडीएफ में से कॉपी पेस्ट करते रहो, चैट जीपीटी पे जो क्वेश्चन है उसे कॉपी पेस्ट कर दो, पूरी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तुरंत हो जाएगा। नहीं तो फिर वैसे पीडीएफ बना करके और गूगल लेंस का ऑप्शन आता है, उसमें आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो। करते रहो, चैट जीपीटी डालते रहो, सब कुछ करता रहेगा तुम्हें। लेकिन बैठना पड़ेगा, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो एमसीक्यू यहाँ से सोल्व हो रहे हैं, जहाँ फंस रहे हो वहाँ यहाँ से हो रहे हैं। टीचर तुम्हें सपोर्ट करा, जितना उसकी थॉट प्रोसेस है, जितना उसकी नॉलेज है वो कर रहा है, तो भाई एग्जाम हो जाता है क्लियर इतने से। तुम लोग भटक काहे रहे हो? तुम कहाँ भटक रहे हो यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई ये पहले क्लियर कर लो अपने दिमाग में, क्लियर कर लो पहले। पहले आप यार अवेयरनेस अपने अंदर लेकर के आओ, ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होंगे जो तुम सोच रहे हो। समझ गए ना? ये दो चार कमियां हैं जो मुझे लग रही है यार कि आप बच्चे बहुत भटक रहे हैं इन चीज़ों पे। तो हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। वैकेंसी एक भी आएगी तो मेरे भाई जिसने ये काम कर लिया ना, सिलेक्शन उसी का होगा, फिर आपको वैकेंसियों की चिंता नहीं होगी। तो बच्चे ये थी मेरी तरफ से कुछ आपको सजेशन सिलेक्शन के लिए, क्या करना चाहिए आपको। उम्मीद करता हूँ फॉलो कर लेंगे आप लोग इन बातों को, तो जरूर होगा। और दो बातें ध्यान रखना, टीचर का कोर्स लेना जरूरी है, ले लो भाई, काम आसान हो जाएगा। भटकते फिरोगे, एक बार उम्र निकल गई, वैकेंसी निकल गई, फिर पछताते फिरोगे तुम लोग यार। ले लो भाई, किसी से भी ले लो। मैं नहीं कहता कि तुम संसारम एप्लीकेशन से असीम भारद्वाज सर मुझसे पढ़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहता भाई, जहां से पढ़ना पढ़ो, लेकिन कोर्स लेकर के साइड में रख लो मेरे भाई। कोई ऐसा 20-30 हज़ार रुपए के नहीं आते हैं, 2-3 हज़ार रुपये खर्च लो मेरे भाई। 2,000 रुपये कोर्स आता है, टीचर तुम्हें 5-6 महीने पढ़ाएगा और बुक भी तुम्हारी इतने की आ जाएंगे कि तुम सही से लाओगे तो। लेकिन एमसीक्यू बुक एक सोल्व कर लो, 500-400 की एमसीक्यू बुक आ जाएगी, एक कोर्स ले लो, दो चीज़ों को शानदार तरीके से कर लेना, 2-4 प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेना, बात खत्म है तुम्हारा। लेकिन जितनी मैं आसानी से कह रहा हूँ ना ये चीज़ें, कितने बच्चे करते हैं? जो मुझे सुन रहे हैं एक बार सच सच्ची बता दो, तुम में से कितने बच्चे ऐसा करते हैं जो मैंने तुम्हें बोला है? जितने करते हैं ना वो सक्सेस की तरफ हैं, जितने नहीं कर रहे हैं ना, हर 5वें दिन फिर से भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे, फिर छठे दिन नई एक योजना बनाते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। योजना एक ही बनाओ, परफेक्ट बनाओ, चाहे 3 दिन लो योजना बनाने में, चाहे 10 दिन लो, लेकिन बना करके मेरे भाई कर दो फिर कार्रवाई, फिर छोड़ना नहीं है आपको एग्जाम को। तो डियर एस्पिरेंट, यही कुछ बातें थी मेरे मन में थी, अच्छी लगी हो तो फॉलो कर लेना ये बातें। चैनल को फॉलो नहीं करना है, उसको जाने दो भाड़ में, वो उससे तुम्हारा भविष्य नहीं बनने वाला है ना। जैसे कहते हैं ना कि फॉलो कर लोगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, वो वैसे भी मिलेगी भाई। तुम नहीं फॉलो करोगे तो भी मिलेगी तुम्हें नोटिफिकेशन, कहीं नहीं जाने वाली नोटिफिकेशन। मेरी नहीं मिलेगी, 10 टीचरों की और मिलेगी, क्या दिक्कत है? तुम फॉलो करो रूटीन को, स्ट्रेटजी को, जो बातें बताई हैं उनको फॉलो करो, और उनको फॉलो करके अपना एग्जाम के लिए तैयार करो अपने आप को, और 1 साल के अंदर अपनी जॉब ले लो भाई। और ये बच्चे जो कहते हैं ना सर कुछ भी करके अब की बात एग्जाम क्लियर करना है, तो पहली बात तो एक समझ लो, कुछ भी नहीं करना है, सिलेबस करना है और एमसीक्यू लगाने हैं, बस 2 ही चीज करना है। सिलेबस करना है, यूनिट वाइज जो कंसेप्ट दिए गए हैं, और एमसीक्यू लगाने, 2 ही काम करने, बेहतर तरीके से हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। पहले तो कुछ भी करना है कि परिभाषा जान लो। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी करके एग्जाम करना है, कुछ भी करके एग्जाम होता ही नहीं है। एग्जाम तो 2 ही चीजों से होता है, वो तुम कर नहीं रहे। तो प्यारे बच्चों, कोई बात बुरी लगी हो तो उसको माफ करना मुझे,
है ना? लेकिन मेरे मन में जो बच्चों को देख के बस कुछ भाव थे जो अंदर मैं साझा कि मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, मुझे लगा कि आपको कहने चाहिए। तो जो लगे कि सुधार कर सकते हो कर लो, जो पहले से सुधरे हुए हैं तो मेरी बातों को इग्नोर कर देना। मिलते हैं बच्चे दोबारा से अपने किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।